जी हाँ, नमस्कार। पीएसपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और पीएसपी परिवार सदैव आपकी दीर्घायु की कामना करता है। पूर्व की कक्षाओं में हमने पढ़ा ब्रंश, ब्रंश के बाद में कल कक्षाओं में हमने वलन पढ़ा था और वलन के कुछ प्रकार बाकी रह गए थे। तो आज वापस वलन एवं उसके प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कल बाकी रहा था। तो हमारा टॉपिक है वलन एवं उसके प्रकार। वलन एवं उसके प्रकार। पूर्व में हमने जो वलन के बारे में जो चर्चा की थी और उनकी भुजाओं के बारे में चर्चा की थी, तो हमने बताया था आपको वलन प्रकारों में पहला जो वलन था वह है परिवलन। किसे कहते हैं परिवलन? जब किसी चट्टानों के स्तर पर संपीड़न के कारण विपरीत दिशा में इतना अधिक दबाव पड़ जाए कि एक भुजा दूसरी भुजा पर आरोपित हो जाए या दूसरी भुजा पर चढ़ जाती है, ऐसे वलन को परिवलन की संज्ञा दी है। दूसरा जो है वह है प्रतिवलन। प्रतिवलन किसी भी भूभाग पर अत्यधिक संपीड़न के कारण चट्टानों में वलित भुजा एक भुजा दूसरी भुजा से पूर्ण रूप से उलट जाती है, ऐसी वहां पर अध्यारोपित उलट जाती है, तो इस प्रकार के वलन को प्रतिवलन कहा जाता है। तीसरा जो वलन अपना जो था वह पंखाकार वलन। नाम से ही स्पष्ट है, पंखाकार वलन। जब किसी चट्टान के संपीड़न क्रिया के कारण जब दीर्घकाल और मध्यकाल के बीच में बहिराव उत्पन्न हो जाते हैं, एक भाग नीचे घस जाता है, एक ऊपर उठ जाता है और उस स्थलाकृति की पंखे के समान स्थलाकृति का निर्माण हो जाता है, तो ऐसी स्थलाकृति को उन्होंने पंखाकार वलन की संज्ञा दी है। चौथा अपना वलन था वह बंद वलन। जब संपीड़न शक्ति के कारण चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं, तो किसी वलन की दोनों भुजाओं के बीच न्यून कोण यानी 90 डिग्री से कम का कोण हो जाता है, तो ऐसे वलन को बंद वलन की संज्ञा दी गई है, यानी कि बंद वलन कह देते हैं। संपीड़न शक्ति अधिक तीव्र हो जाती है तभी यह वलन बनते हैं, अन्यथा नहीं बनते हैं। सबसे बड़ी चीज, सबसे अधिक संपीड़न जो कार्य होता है वो बंद वलन के अंतर्गत होता है। पांचवा आपका है वह है खुला वलन। खुले वलन में चट्टानों में साधारणतः संपीड़न के कारण लहरनुमा वलन पड़ जाते हैं और जब वलन की दोनों भुजाओं के बीच अत्यधिक अधिक कोण का निर्माण होता है, 90 डिग्री से अधिक का कोण का निर्माण होता है, तब खुले वलन का होता है। बंद का उल्टा, वहां क्या होता है कि न्यून कोण से अधिक यानी कि 90 डिग्री से अधिक का से कम बनता है और या 90 डिग्री से अधिक बनता है, ऐसे वलन को। अब आपका छठा वलन जो है वह है समनत वलन। समनत वलन, जब संपीड़न के कारण दोनों दिशाओं में समान दबाव पड़ता है, तो वलन की दोनों भुजाएं एक ही दिशा में समानांतर रूप से झुक जाती हैं, उस वलन को समनत वलन कहते हैं। यानी कि दोनों समानांतर दिशा में झुकने वाले वलन को समनत वलन की संज्ञा दी है। सातवां आपका जो वलन है वह है एकनत वलन। एकनत वलन, जब वलन की एक भुजा बिल्कुल लंबवत होती है और दूसरी भुजा का झुकाव थोड़ा कम होता है, तो उसको एकनत वलन कहते हैं। जिस प्रकार से यहाँ समनत में क्या है, दोनों भुजाएं समान रूप से झुकी होती हैं और समानांतर होती हैं, परंतु यहाँ पर संपीड़न के कारण एक भुजा तो बहुत अधिक झुकी होती है, एक कम झुकी होती है,
तो उसको एक नत वलन की संज्ञा दी गई है, उसे एक नत वलन कहा जाता है। जैसे बहुत से वलन तो केवल नाम से ही स्पष्ट हैं। आठवां आपका है सममित वलन। सममित वलन। इस प्रकार के वलन की दोनों भुजाओं का एक साथ झुकाव होता है। एक भुजा सुडौल अक्षरेखा लंबवत होती है। यह वलन सीधे व खुले होते हैं, जिसको सममित कहते हैं। जिस वलन की दोनों भुजाओं का झुकाव एक समान होता है, बिल्कुल एक समान झुकाव होता है, उसको सममित वलन की संज्ञा दी गई है। और इसका उदाहरण आपको देखना है तो यूरोप महाद्वीप के स्विट्जरलैंड के जुरा वलन, जो जुरा नाम के स्थान पर जो वलन है, ऐसा आपको स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा। नौवां है वो है असममित वलन। नौवां असममित वलन। असममित वलन। इस प्रकार के वलन एक प्रकार की भुजा का झुकाव लंबा और एक प्रकार की जो भुजा होती है प्रतिशत अधिक होता है, उसको असममित वलन कहते हैं। जैसे सममित में क्या होता है, एक भुजा थोड़ी झुकी होती है, दूसरी ज़्यादा झुकी। उसमें क्या होता है कि एक भुजा का झुकाव जो होता है वो अपेक्षाकृत अधिक होता है, एक का थोड़ा कम हो जाता है, झुकाव लंबा हो जाता है, तो उसको असममित वलन कहते हैं। ठीक है। इस प्रकार नवीन जो मोड़दार पर्वत जो होते हैं वो असममित वलन के होते हैं। बहुत से जार ऑब्जेक्टिव प्रश्न में जहां आरपीएससी जो एग्जाम्स लेती हैं उसमें आता है कि नवीन मोड़दार पर्वतों का निर्माण किस वलन के अंतर्गत होता है, तो असममित वलन के अंतर्गत होता है। बहुत सी बार ऐसे प्रश्न आपके आ भी सकते हैं। इस वलन में, असममित वलन में, जिसका ढाल एक दूसरी भुजा पर छोटी होती है, उसका झुकाव अधिक होता है। प्रथम की अपेक्षा ढाल अधिक होता है। इन दोनों भुजाओं के झुकाव में असमानता होने के कारण उसको असममित वलन की संज्ञा दी गई है। 10वां आपका है वह है अवनमन वलन। अवनमन वलन। इस प्रकार के वलन में चट्टानों के मोड़ का अक्ष क्षैतिज तल के समानांतर न होकर उसके साथ कोण बनाता है, अर्थात इस प्रकार के वलन का अक्ष नत होता है, तो अक्ष नत वाले वलन को अवनमन वलन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वलन की दो समानांतर न होकर के एक साथ कोण बनाते हैं। कभी कभार एक भुजा झुकी होती है, दूसरी कम झुकी होती है, एक प्रकार का कोण बनाते हैं। इस प्रकार के अक्षनत होता है। इस प्रकार के वलन को अवनमन वलन कहते हैं। आपका अंतिम जो वलन है वह है ग्रीवाखंड या नापे। ग्रीवाखंड या नापे काफी इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसके बारे में पूछा जाता है। जब अत्यधिक संपीड़न के कारण चट्टान में परिवलित वलन का शिलाखंड टूटकर कहीं और स्थानांतरित हो जाता है, परिवलित वलन आपने नाम सुना होगा, तो उस वलन में अंतर्गत इसमें क्या होता है कि चट्टान अपने अक्ष पर झुकी हुई रहती है और टूट जाती है। अत्यधिक झुकाव के कारण वो चट्टान टूट जाती है और किसी कारण अपर्दन या किसी भी कारण से चट्टान अपने मूल स्थान से किसी और स्थान पर जाती है। ऐसे वलन को ग्रीवाखंड या नापे कहा जाता है। इसका दूसरी परिभाषा भी यह है, जब संपीड़न अधिक तीव्र हो जाता है तो वलन की भुजा इतनी अधिक मुड़ जाती है कि वह वलन के अक्ष से टूट जाती है तथा निचली परत की ओर जाती है, तथा क्षैतिज संतलन संपीड़न के कारण वलन की टूटी भुजा अपने स्थान से कई किलोमीटर दूर जाकर
अन्य प्रकार की चट्टान पर आरोपित हो जाती है या चढ़ जाती है तो इस प्रकार की संरचना में साम्यता नहीं होती है। इस प्रकार के वलन की भुजा दिशाओं में टूट के चल जाते हैं, जिसे ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। ग्रीवाखंड या नापे में क्या होता है, जब किसी चट्टान का संपीड़न के कारण बहुत अधिक झुकाव हो जाता है, झुकाव हो जाने के बाद में वह चट्टान टूट जाती है और टूट जाने के बाद किसी कारण से वह अपने मूल चट्टान से दूसरी चट्टान की ओर कहीं किलोमीटर दूर जाकर के किसी और चट्टान पर आरोपित हो जाती है, तो ऐसे वलन को ग्रीवाखंड या नापे कहते हैं। इसके उदाहरण हैं भारत में और विश्व में, कहीं भी हम भारत में जो कश्मीरी घाटी है वहाँ पर ऐसे कई ग्रीवाखंड आपको देखने को मिलेंगे। उसका उदाहरण तो भारत में इसके उदाहरण कश्मीर घाटी में देखने मिले और हिमालय पर्वत, एंडीज, राकी पर्वत आदि इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलेंगे। और विश्व में इसके उदाहरण तो हैं वह हिमालय पर्वत, राकी पर्वत, तथा एंडीज पर्वत में ग्रीवाखंड या नापे देखने को मिलेंगे। उपयुक्त इस वलन को आपने अच्छी तरीके से आज अध्ययन किया। वलन से एक निष्कर्ष निकलता है, उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि धरातल के ऊपर या बाहर दोनों ओर से कोई शक्तियां कार्य करती हैं। इन शक्तियों में हलचल उत्पन्न होती है और एक और अनेक शक्तियों की विषमताओं के कारण अनेक प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है, क्योंकि इस धरातल पर आंतरिक शक्तियां भी कार्य करती हैं और बाह्य शक्तियां भी कार्य करती हैं, जिसमें संपीड़न भी होता है, तनाव मूलक भी होता है। इस प्रकार से अनेक प्रकार की शक्तियां कार्य करती हैं। इन पटल विरूपण शक्तियां जो दीर्घकालीन भी होती हैं और अल्पकालीन भी होती हैं। इन शक्तियों में महादेश जनक बल, पर्वत निर्माणकारी आदि अनेक हलचल होती हैं, जिसमें महाद्वीपों, महासागरों, पर्वतों, पठारों, मैदानों तथा जिलों में अलग अलग का निर्माण होता है। बहुत सी बार ऐसा होता है कि धरातल पर आंतरिक एवं बाह्य शक्तियों के कारण बहुत से जिलों का भी निर्माण होता है, बहुत से सागरों का भी निर्माण होता है। ठीक है, अतः इन पटल विरूपण के बारे में भूगोलवेत्ताओं, भूवैज्ञानिकों, भूभौतिक शास्त्रियों, वैज्ञानिकों में अधिक सूक्ष्म अध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है। अगर समय समय पर इनका अध्ययन किया जाए तो और अधिक उसके ऊपर विशेष और गहराई जानकारी प्राप्त हो सकती है। इसलिए आज वलन जो आपने पूर्व में जो पढ़ा था और आज जो वलन अध्ययन किया था कल की कक्षाओं में, जो बाकी वलन आपके रहे थे, एक बार पुनः मैं आपको वलन के प्रकार इनके बारे में बता दूं। परिवलन, प्रतिवलन, पंखाकार वलन है, बंद वलन है, जो खुला वलन है, समनत वलन है, एकनत वलन है, सममित वलन है, असमित वलन है, अवनमन वलन है और लास्ट आपका 11वें प्रकार का जो है वो ग्रीवाखंड या नापे है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल पुनः वापस नए टॉपिक और नए दिन के साथ में शुरुआत करेंगे आपको अपर्दन और अपक्ष के बारे में। तब तक आप स्वस्थ रहें, दीर्घायु रहें। जय हिंद, जय भारत।